कि अवतल लेंस में सदैव आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर अगर स्थित है वस्तु तब उसका आकार थोड़ा सा जो है मुख्य फोकस पर बनेगा, बाकी सभी स्थितियों में वस्तु का जो है प्रतिबिंब छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या है, अवतल लेंस सही हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक गोली दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण से ध्रुव की फोकस दूरी। एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी? अब यहाँ पे इसको हम लोग हल कर लें थोड़ा सा देख के। ये है आपका गोली दर्पण ये में उत्तल है अवतल दोनों हो सकता है। तो यहाँ ये आपका वक्रता केंद्र, यहाँ से ये C है, इसका वक्रता केंद्र ये है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कर है ये जो ध्रुव है, इसको आपको ध्रुव कहेंगे, ध्रुव। इसका ध्रुव यहाँ है P। तो यहाँ से कर है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दूरी दिया गया है। तो अब हमको पूछ रहा है दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी यानी अगर यहाँ देखा जाए इधर से यहाँ इसका फोकस इधर हो जाएगा और इसका फोकस इधर आता है और इसका जो है इधर आता है उल्टा। तो यहाँ पे जो फोकस है, फोकस यानी F बराबर सूत्र होता है R/2। फोकस दूरी बराबर त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बटे 2। यह है वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या और इसके बटे 2। तो वक्रता त्रिज्या बटे 2 यानी कि वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इसमें 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो आपका जो फोकस दूरी आ गई कितनी? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन की घटना जो होती है उसी के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का असमान परावर्तन। प्रकाश की किरणों का असमान परावर्तन प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। हमारा जो वायुमंडल है वो धूल कणों से भरा हुआ है। वो किससे भरा हुआ है? धूल कणों से भरा हुआ है। और उसमें हमको जो है घुलते नहीं, वायुमंडल में जो है वो घुलते नहीं, जो धूल कण है वो घुलते नहीं बल्कि निलंबित रहते हैं, इसी में घूमते रहते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं या इतना जो है धूल के कण बड़े भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत, तो वो टकरा कर जो है सूर्य की किरणें से क्या हो गए, असमान रूप से परावर्तित होते रहते हैं। और यही परावर्तित होने के कारण जो है तरह तरह के घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। जैसे क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने लगता है, गहरे समुद्र में जल का रंग भी दिखाई देता है, सूर्योदय था सूर्यास्त के समय भी हमको जो है सूर्य का रंग अलग अलग हो जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्ताभ दिखाई देता है, रक्ताभ। जैसे अभी हम लोग गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर थी, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र हम लोग लगाए। तो ऐसे ही उस दर्पण का नाम, उस दर्पण का जो है हमको उत्तल दर्पण है कोई, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। सवाल क्वेश्चन है अगला। तो हम लोग यहाँ पे फोकस दूरी F बराबर निकालेंगे R/2, क्या हो जाएगा 30/2, कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। हम लोग इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आए हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी से, तो हम लोग इसको ऐसे ही लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन और है देख लेते हैं। एक
दर्पण, एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दिया गया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर का मान ज्ञात करना है। यानी कि सूत्र हमारा क्या है? एफ बराबर आर अपान 2। तो इसके नीचे 1 लिख लें, इसका इसमें गुणा कर लें, इसका आर का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 2F हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? आर का मान कितना हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणते एफ का मान 12 दिया है, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपका हो गया प्रकीर्णन। इसके बाद चौथा, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपका क्या था? एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं उसका? लेंस की क्षमता P बराबर दिया है 2 डायोप्टर, फोकस दूरी F निकालना है। सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/F मीटर में रहता है। ये सेंटीमीटर में दिया है, इसमें मीटर में रहता है। तो यहाँ पे P बराबर 1/F मीटर में। तो हमारे पास P का मान कितना है? 2 है। 1/F का मान क्या है? मीटर में है, तो मीटर ये ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर का गुणा, सेंटीमीटर बदल लेंगे इसको। तो यहाँ पे 100 को ऊपर गुणा हो जाएगा और इसके नीचे ये, क्योंकि ये मीटर में दिया है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 100, एक यहाँ पे 100 नीचे आ जाएगा, तो इसमें 2 को गुणा करेंगे तो ये 2F हो गया और बराबर 100। F बराबर निकालेंगे तो 100/2 क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? फोकस दूरी कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का बहुत क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात करना है। एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस यानी उसकी फोकस दूरी F का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। P का मान ज्ञात करना है, P का मान। तो हमें सूत्र पता है, P बराबर क्या होता है? 1/F होता है। तो हम लोग यहाँ पे F का मान कितना है? P बराबर लिखेंगे 1/F। F मीटर में रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे? 20 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग। तो ये 100 से भाग दे देंगे तो ये माइनस घाते -2 हो जाता है। जब हम लोग इसको P बराबर निकालेंगे तो अब क्या करेंगे? इसमें ये 100 माइनस ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 100/20, 20 पंजे 100, 5 डायोप्टर आ गया, 5 डायोप्टर आ गया आंसर। इसी तरह हम लोग काफ़ी सवाल हैं, लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा एक और सवाल। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। एक उत्तल लेंस की, ये तो निकाल लिए हम लोग, हाँ आ गया है, 50 सेंटीमीटर आया था ना। फिर अगला है, किसी लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। एक क्वेश्चन और है, लेंस की फोकस दूरी फोकस दूरी F होता है कि P होता है? F बराबर कितना है? 0.2 मीटर। उसकी क्षमता ज्ञात करना है, यानी कि P का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सूत्र P बराबर 1/F जानते ही हैं, मीटर निकालना है। तो मीटर में है हमारे पास P बराबर 1/0.2 मीटर में दिया है, इसका दशमलव उठाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 डायोप्टर आ गया आंसर आपका, हो गया। ऐसे ही 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले क्षमता क्या होगा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता निकालना अगर हो तो क्या आ जाएगा? अभी आया तो था 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो लेंस क्षमता 2 डायोप्टर, तो ही फिर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन को चाहे इधर से उधर पलट दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, अंक बदल दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि -5 डायोप्टर वाले क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, -5 डायोप्टर। P का मान कितना गया है? -5 डायोप्टर। F का मान ज्ञात करना है, F का मान ज्ञात करना है। अब हमारे पास P बराबर क्या होता है? 1/F होता है। यहाँ पे हमें P का मान दिया है -5, F का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे निकालेंगे F का मान, अगर निकालेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा हो जाता है, ये 1/-5 आ जाता है।
तो -1 में 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाता है, 0.2। आपका आंसर क्या गया, F बराबर -0.2 मीटर आ गया, आपका आंसर आ गया। इसी तरह एक और है, 10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, डायोप्टर कितना, P का मान 10 दिया गया है, F का मान ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है, 1/F मीटर में, ये ध्यान रखना है। P का मान F 10 है तो 10 रखेंगे, 1/F का मान निकालना है। तो F बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये 1/10, तो इसको 10 में 1 भाग देंगे, 1 में 10 से भाग देंगे तो क्या 0.1 आ जाएगा, 0.1 मीटर आ गया। इसको हम लोग चाहे सेंटीमीटर बदल लें, तो 0.1 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर कहें या 0.1 मीटर कहें, इसका आंसर आ गया। आंसर आ गया आपका कितना, 10 सेंटीमीटर कहो चाहे 0.1 मीटर कहो, ठीक। ये आपका मान आ गया, आपका फोकस दूरी कितनी आ गई, 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर, आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में किस तार से, यहाँ भू संपर्क तार है, उदासीन तार है, जीवित तार है, इसमें से कोई नहीं। जो फ्यूज तार होता है वो घरेलू विद्युत वितरण फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, सुरक्षा के लिए विद्युत वितरण में लगाया जाता है। यह आमतौर पर क्या होता है, जीवित तार, इसको हम लोग जीवित तार कहते हैं। तो जो फ्यूज तार है घरेलू परिपथ में किस श्रेणी क्रम कब किस में लगाते हैं, जीवित तार से जोड़ा जाता है, जीवित तार, ध्यान रखिएगा। फ्यूज तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है और गलनांक उसका कम होता है, और जो है वोल्टेज सप्लाई अगर ज़्यादा हम लोग वोल्टेज का मान अगर बढ़ा दिया जाए तो उसमें जो है पिघलने लगता है वायर, और इससे जब वायर पिघल जाएगा तो जो संपर्क टूट जाता है, इसीलिए फ्यूज लगाए जाते हैं, ताकि अगर जो वोल्टेज का मान बढ़ जाए तो फ्यूज तार जो है गल जाए। यहाँ पे जीवित तार इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि शक्ति कार्य तथा समय, यदि शक्ति कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1 x2 x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। यहाँ पे शक्ति को x1 माना गया है, कार्य को x2 माना गया है और समय को x3 माना गया है। तो हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से हल करते हैं, देखते हैं। शक्ति P बराबर W/T, P बराबर कार्य बटे समय। यहाँ पे P जो है आपका शक्ति है, शक्ति को x1 माना गया है, और W x2 है, W को कार्य, कार्य को x2 माना गया है, T समय है, समय को x3 माना गया है। ये आपका समय है और ये कार्य है, और ये क्या है, शक्ति है। शक्ति x1 और कार्य x2 और समय x3। तो हम लोग को अगर देखा जाए सूत्र है W, P बराबर W/T, P बराबर W/T। P का मान क्या है, x1, और W का मान x2, समय का मान x3। तो हम लोग मान रख लिए इसमें, x1 बराबर x2/x3, x3 का 1 में गुणा करेंगे तो x2 प्राप्त होता है। तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, x1 x3, x2 बराबर x1 x3। आपका जो है आंसर आ जाएगा क्या, यहाँ से देखिए, ये आपका आंसर आ गया। x1 x2 बराबर x3 गलत है, x1 x3 बराबर x2, ये आंसर सही हो जाएगा। ये गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर क्या आ गया, x1 x3 बराबर x2, ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये तो आपका आ गया ना, x1 x3 बराबर x2, सेकेंड नंबर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की होती है तो इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे I का मान कितना है, 10 एम्पियर है, आवेश Q बराबर कूलाम निकालना है, समय T बराबर 2 सेकंड दिया गया है, समय कितना है 2 सेकंड है, और धारा, ये धारा I क्या है, धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का सेकंड, 2 सेकंड दिया है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, हमको पता नहीं है अभी। आंसर इसका कितना होगा, यहाँ हम लोग Q बराबर क्या है, क्या ज्ञात करना है। I का मान 10 एम्पियर दिया है, T समय 2 सेकंड है। अब हम लोग Q बराबर या नहीं, एक सूत्र होता है Q बराबर या नहीं। Q क्या है, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हमें ये नहीं पता है, हमको ये देखना है, एक दूसरा सूत्र है Q बराबर IT से। Q क्या है, आवेश, Q कूलाम आवेश है, I क्या है, धारा है, T समय है। तो यहाँ पे हम लोग I का मान 10 एम्पियर है, T का मान 2 है, तो 10 दून
20 हो जाएगा। ये 20 क्या आ गया, कूलाम आपका आंसर आ गया। 20 कूलाम इसका आंसर आ गया। किसका? अभी क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़े थे, ये देखिए 20 कूलाम आंसर आ गया इसका। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित 2 सेकंड में प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा। इसी टाइप के जो है बहुत क्वेश्चन है इस पे, इस वाले सवाल से बहुत क्वेश्चन है, अभी हम लोग हल करेंगे इसको। एक क्वेश्चन और है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है E बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। यह है इसमें बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है पेपर में आपके। अगला है विद्युत आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम। और दूसरा एक क्वेश्चन और है, धारा का मात्रक। धारा का मात्रक अभी हम लोग पढ़े थे एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे धारा के जो है मात्रक सूत्र द्वारा बताया गया है। धारा बराबर क्या है? आवेश बटे समय। धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय, यानी Q बटे T। अब क्या मात्रक हो जाएगा धारा का? तो कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम बटे समय का मात्रक सेकेंड। तो आपका आवेश धारा के यहाँ क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। इसको एम्पियर कहा जाता है, कूलाम प्रति सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, उसी तरह अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड। अब एम्पियर सेकेंड कैसे पता चलेगा? यहाँ देखिए, धारा का एम्पियर है और समय का सेकेंड है, तो कूलाम का जो मात्रक है, कूलाम का क्यू का कूलाम का जो मात्रक हो क्या है? एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं इसको, एम्पियर सेकेंड भी कहेंगे। कूलाम बराबर क्यों? क्योंकि धारा गुणित समय बराबर क्यू होता है। तो यहाँ पे कूलाम को क्या कहेंगे? एम्पियर सेकेंड कहेंगे, या फिर कूलाम ही कह सकते हैं, या एम्पियर सेकेंड भी कहेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका आया है पेपर में। अब कह रहे हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर धारा मापन का मान होता है। एक माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रो एम्पियर इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर को प्रदर्शित करते हैं। 10⁻⁻6 एम्पियर, ये हो गया आपका। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें प्रति सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। क्या है? विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा, आई का मान कितना है? 1 एम्पियर है, आई का मान 1 एम्पियर, और 1 सेकेंड समय का मान कितना दिया है? प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड दिया गया है। आवेश क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यन का मान निकालना है, यन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास सूत्र क्या है? Q बराबर IT, ये हमें पता है। और एक सूत्र क्या होता है? Q बराबर ये नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे यन ना पता है ना ई पता है। हमको Q बराबर IT, हमको अगर Q पता हो जाए तो हम लोग इस सूत्र को मान रख लें। Q बराबर क्या होता है? IT। तो हमारे पास I और T तो दिया है, I का मान 1 है और T का भी मान 1 है। क्या हो जाएगा? 1 कूलाम हो जाएगा। 1 कूलाम गुणा कर लेंगे IT का, 1 कूलाम आ गया। Q का मान पता चल गया 1 कूलाम। तो अब सूत्र हमारे पास Q बराबर ये नहीं है, Q बराबर ये नहीं 1 हो गया। Q का मान, यन का मान निकालना है। E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ये पता होना चाहिए। तो इधर गुणा है, यन का मान उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻+19 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको भाग दे दें। 1 में 16 1.6, यानी कि ये दशमलव हटाएंगे 10 हो गया, 10 में 16 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18। ये कैसे हो गया? भाग देख चेक कर लीजिए। 10 में 16 से भाग दे देंगे, 10 में 16 से भाग, तो यहाँ भाग देख लिए 10 भागे 16। यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ गया, 16 छक्के 96, 4 आया, 16 दूना 32, 8 है, 16 पंचे 80, ये आ गया आपका 0.625 आ गया। अब यहाँ पे 19 था, इसका 1 दशमलव हटा दिए, मतलब 1 अंक इसमें से 1 0 निकाल ले, तो यहाँ पे दशमलव इस पे अंक पे आ गया। जो दशमलव यहाँ पे आ रहा था, ये दशमलव यहाँ आ गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, दशमलव जो दशमलव है 6.25 इंटू 10⁻18, यहाँ 19 था, 19 से 18 कैसे हो गया? इसका 1/10
यहाँ आके गुणा कर दिया गया। इसमें जब गुणा कर देंगे 0.1 हट जाएगा इसका, तो 0.1 अंक पे आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह सवाल और है एक आपका, एक क्वेश्चन और है। किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर, आई का मान कितना है 4 एम्पियर, और 1.5 मिनट में प्रवाहित हो आवेशों की मात्रा, समय कितना दिया है 1.5 मिनट दिया है। 5 मिनट में क्या निकालना है, आवेश क्यू का मान निकालना है, क्यू ज्ञात करना है। सवाल में हमको दिया है इतना मान, तो हम लोग मान रख लें। हमारे पास सूत्र क्या है, क्यू बराबर आई टी से, सूत्र हमारे पास क्यू बराबर आई टी से। तो यहाँ पे ये पहले मिनट है, इसको क्या बदल लें, सेकेंड बदल लें। तो 1.5 है इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 से गुणा कर 15 छक्का 90 हो जाएगा, 90 और 1 0 900, यानी 0.1 अंक लगा लेंगे, 90 हो गया। क्यू का मान कितना है, क्यू बराबर निकालना है, आई का मान 4 है और इधर 90, कितना आ गया 360। 360 क्या आ गया, कूलाम आंसर आ गया आपका। यानी कि आपका जो है आवेश की मात्रा कितनी आ जाएगी 360 कूलाम। अब हम लोग लगभग हल कर लेंगे इस टाइप के जितने भी सवाल रहेंगे। एक सवाल और है, थोड़ा सा देख लीजिए, वो लास्ट है। किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। कोई परिपथ है, उसमें 10 एम्पियर की धारा, आई का मान कितना है 10 एम्पियर है, समय कितना है 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का मान पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का मान, क्यू बराबर ये नहीं ज्ञात करना है, क्यू बराबर आई टी हमारे पास है, तो हम लोग क्यू बराबर आई टी पहले रख लें मान। आई कितना है 10 है, टी कितना है 4 है, और क्यू का मान आ जाएगा, टी समय 40, कितना हो गया 40 कूलाम आ गया हमारे पास, 40 कूलाम आ गया। क्यू बराबर नहीं 40, क्यू का स्थान पर रख देंगे, एन का मान निकालना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, एन का मान निकालेंगे तो ये 40/16, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो एन बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ 0 हटा लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 16 दूना 32, 16 दूना 32 हो गया, 8 बचा, 16 पंचे 80, ये हो गया आपका 25 गुणित 10 घाते 19, ऊपर चला गया तो प्लस में हो जाएगा, तो 25 गुणित 10 घाते क्या आ गया 19 इलेक्ट्रॉन आ गया, एन का मान हो गया आंसर। कितना आंसर आ गया 25 गुणित 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन आंसर। इस टाइप का जो है अब सवाल आपका हल पूरा हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है आपका 8-7 क्वेश्चन जो था वो तो फिजिक्स का था, अब रसायन विज्ञान क्वेश्चन आ गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CSO4 हाफ H2O, CSO4 H2O 2H2O, CSO4 H2O और CSO4 5H2O, ये है आपका सूत्र CSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का सूत्र क्या है CSO4 2H2O है। यहाँ पे हम लोग CSO4 हाफ H2O को जो है यहाँ पे 1/2 जिप्सम जो होता है CSO4 2H2O को गर्म हीट करेंगे 373 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या प्राप्त होता है CSO4 हाफ H2O प्लस 3H2O। देखिए यहाँ पे है, यह है आपका CSO4 2H2O, ये जिप्सम है। इसको अगर हम लोग हीट करेंगे 373 डिग्री सेल्सियस पे तो CSO4 हाफ H2O प्लस 3H2O 3/2H2O, तो अगर 3/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 2H2O आ जाता है 2, तो यानी इधर की जो है मोलक संख्या इधर के अणु मोलक संख्या जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा क्या जो आंसर आपका आया है CSO4 हाफ H2O, ये हाफ H2O ये है आपका।